हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए थे और हमने सोर्स डिस्कस किया था, कौन कौन से सोर्स होंगे, और इसके अलावा मैंने आपको शेड्यूल बताया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए, इस पूरे वर्ड को समझने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा पार्ट्स में। जैसे हम एक पार्ट करेंगे रक्त का, एक परिसंचरण का और एक करेंगे तंत्र का। रक्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, रक्त का कलर होता है रेड, रक्त होता है लाल कलर का। और ये लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाई जाती है आरबीसी। रक्त में पाई जाती है आरबीसी, और आरबीसी होती है जो रेड कलर की हो, जिसकी वजह से रक्त ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। अब ये आरबीसी की प्रॉपर्टी क्या होती है? आरबीसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये O2 को परिवहित करती है। आरबीसी O2 को परिवहित क्यों करती है, इसको हम समझने के लिए आगे देखते हैं। हम लेते हैं फूड, फूड में हम लेते हैं ग्लूकोज। ठीक, फूड में हम लेते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमारे शरीर में जब हम फूड को अंतर्ग्रहित करते हैं, फूड को लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में बनता है ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर आता है ग्लूकोज। तो जो ये ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ये C6H12O6 क्या काम आता है? ये हमारी बॉडी के और फंक्शंस को करने में काम आता है। तो इससे जो ऊर्जा बनेगी, ग्लूकोज से जो ऊर्जा बनेगी वो कैसे बनेगी? ग्लूकोज से ऊर्जा तब बनेगी जब ये करेगा O2 से रिएक्शन, O2 से क्रिया करेगा ये। और O2 कहां से आएगी? O2 रक्त के द्वारा हमारे शरीर में जो आरबीसी है, आरबीसी करती रहती है O2 का परिवहन, और ये जो O2 का परिवहन करती है उससे करता है ग्लूकोज क्रिया। और ग्लूकोज क्रिया करके क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो ग्लूकोज ने O2 से क्रिया करी और बनाई ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा होती है वही हमारे बॉडी के ऑल फंक्शंस को करने के लिए काम आती है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। इसको समझने के लिए हमने एक पार्ट डिवाइड किया ब्लड। ब्लड को हमें परिसंचरण मतलब करना है पूरी बॉडी में परिवहित। रक्त को हमें पूरी बॉडी में परिवहित क्यों करना है? क्योंकि रक्त में होती है आरबीसी, और आरबीसी O2 का परिवहन करती है, और O2 आगे जाकर ग्लूकोज से जुड़ती है और उससे बनती है ऊर्जा, और ऊर्जा आती है हमारे बॉडी फंक्शंस में, बॉडी के सभी कार्यों को करने में काम। परिसंचरण का मीन आपको समझ में आया? तंत्र, इंग्लिश में सिस्टम। अब तंत्र क्या होता है इसे समझने के लिए हम लेते हैं हमारी बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी है, इसका हम एक पार्ट लेते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में इसे देखने पर हमें
छोटी 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 इस प्रकार की संरचनाएं नजर आएगी। ये जो एक इकाई है इसकी, ये जो इसकी एक इकाई है, इसको कहते हैं सेल, कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो इसकी एक कोशिका, इसकी एक जो इकाई है हमने ली, उसे कहते हैं कोशिका। अब ये जो एक इकाई है आज पास 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 जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम कहते हैं उत्तक, इंग्लिश में टिश्यू। और जब ये उत्तक फर्दर आगे उत्तक और उत्तक मिलकर जो संरचना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं अंग, इंग्लिश में ऑर्गन। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर कोई एक वर्क करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं तंत्र। तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उत्तक, और उत्तक से मिलकर बना हुआ होता है अंग, और अंग से मिलकर बने हुए होते हैं तंत्र। तो जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये कौन कौन से ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर का हमें अध्ययन करना है, ये हम देखेंगे आगे। इसके लिए आप एक बार इसको समझिए कि सेल से टिश्यू कैसे बनता है, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम। तो मैं आपको एक दिखा रही हूं इमेज। इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज में क्या है, ये देखिए एक सेल है। अब सेल है, सेल जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएगी तो उससे बनेगा टिश्यू, और जब टिश्यू आपस में मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, और जब ये ऑर्गन जब और चीजों से मिलेंगे तो उसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, उसे कहेंगे तंत्र। ऑर्गन में क्या क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में? इसमें होता है हृदय, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। हृदय के अलावा होता है यहाँ पर रक्त, और इसके अलावा होता है रक्त वाहिनियां, जो आपको इसमें दिख रही होगी। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, क्योंकि हमको ब्लड को पूरी बॉडी में परिवहित करना है, और जो परिवहित करने वाला जो तंत्र है उसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या क्या हमें स्टडी करना है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें हमें स्टडी करने हैं 3 पार्ट्स। सबसे पहले हमें स्टडी करना है इसमें हार्ट, हिंदी में हृदय, हृदय। सेकंड ब्लड, रक्त, और थर्ड है ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां। तो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें हमें इन 3 चीजों की स्टडी करनी है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब हार्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हार्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, और जब हार्ट हमारा अच्छे से काम नहीं करता तो उस स्थिति में कौन कौन सी डिजीज हमें होती है। तो हार्ट में हमें
इन चीजों की स्टडी करनी है। हार्ट की संरचना कैसी होती है, हार्ट किस तरह से कार्य करता है, और इसकी जो इसका फंक्शन है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आ जाए, या हार्ट में हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी हमें बीमारियां होती है, उनका अध्ययन हमें करना है हार्ट टॉपिक में। ब्लड, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स को मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ब्लड वेसल्स होती क्या है। ब्लड वेसल्स को समझने के लिए आप इमेजिन करिए एक पाइप जिसके द्वारा परिवहित होता है वाटर। वाटर सप्लाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं पाइप, जो कि आपने घरों में या खेतों में देखे होंगे। तो जो पाइप होता है उसका वर्क होता है वाटर सप्लाई का। और हमने आगे यहाँ पर बोला कि जो ये ब्लड है उसको हमको पूरी बॉडी में परिवहित करना है। तो ब्लड को हमें पूरी बॉडी में भेजने के लिए कोई ना कोई पाइप नुमा स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो वो जो संरचना है जिसके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में परिवहित होता है उसको हम कहते हैं रक्तवाहिनियां। जो ये रक्तवाहिनियां है वो करती है इस ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक। और क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रक्त वाहिनियों के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर बंद होकर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसीलिए इस जो सर्कुलेशन है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। ठीक। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का परिवहन होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में बंद होके जो ब्लड है वो परिवहित होता है। और इस सर्कुलेशन को क्या नाम दिया हमने, क्लोज्ड सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण। ठीक। और ये जो बंद परिसंचरण है ये पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल आप देखिए, ये पाया जाता है मानव में, ये पाया जाता है मेंढक में। जो क्लोज्ड सर्कुलेशन है वो पाया जाता है मानव में और मेंढक में। अब आपने क्लोज्ड सर्कुलेशन पढ़ा, तो एक सर्कुलेशन और होता होगा जिसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेशन, खुला परिसंचरण। खुले परिसंचरण में क्या होता है कि उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। जो ये ब्लड वेसल है वो उसमें नहीं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स एब्सेंस रहती है। या जो ये रक्त है, रक्त परिवहित होता है तो वो ब्लड वेसल्स में आंशिक या ब्लड वेसल्स के द्वारा परिवहित नहीं होता है। उसमें जो ब्लड होता है, जैसे ये ब्लड है, इसी में सारे उत्तक या अंग डूबे हुए रहते हैं। ब्लड में ही सारे उत्तक या अंग डूबे हुए रहते हैं, इसे कहते हैं साइनस। बॉडी कैविटी में ही उत्तक और अंग सारे डूबे हुए रहते हैं, बॉडी कैविटी को ही कहते हैं साइनस। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन होता है जिसमें रक्त वाहिनियों में ना बहकर साइनसेस में ही जो बॉडी के ऑल ऑर्गन्स हैं वो डूबे हुए रहते हैं, उसे कहते हैं क्लोज ओपन सर्कुलेशन। ठीक। और ओपन सर्कुलेशन के एग्जाम्पल आपको देखने हो तो ओपन सर्कुलेशन के एग्जाम्पल है कॉकरोच।
आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लड वेसल्स में रक्त परिवहित होता है तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है मानव और मेंढक में। और इसके अलावा अगर रक्त जो है वो साइनसेस में या बॉडी कैविटी में भरा हुआ रहता है और ऑर्गन्स उसी में डूबे हुए रहते हैं तो इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेशन। और इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हार्ट। हार्ट या हृदय। हार्ट या हृदय पढ़ने से पहले, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हार्ट हमारी बॉडी में कहां पर सिचुएटेड होता है। तो उसको देखने के लिए हम बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी। ये हमने बनाई एक ह्यूमन बॉडी। ठीक, यहां से ह्यूमन लगेगा, यहां से श्वास, श्वास लेने के बाद ये जाती है फेफड़ों तक। तो ये हमने बनाई ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी हमने बनाई तो इसमें जो ह्यूमन लेगा श्वास नासिका के थ्रू, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, और इससे आगे जाएगी जो हवा वो जाएगी लंग्स में या फेफड़ों में। इन लंग्स या फेफड़ों को हमको डिफाइन करने के लिए कि कौन सा लेफ्ट लंग है कौन सा राइट लंग है, हमको इस तरह से देखना होगा। हमारा जो ये वाला साइड है वो है लेफ्ट और ये वाला जो साइड है वो है राइट। तो इधर वाला जो लंग होगा वो होगा लेफ्ट लंग और इधर वाला जो लंग होगा वो होगा राइट लंग। तो ये वाला है लेफ्ट लंग और ये वाला है राइट लंग। आप कहोगे आप तो फेफड़ों को समझाने लग गए, हार्ट तो आया ही नहीं। तो हार्ट को समझाने के लिए मैं पहले आपको फेफड़ों का बताती हूं, क्योंकि हार्ट स्थित होता है इन दोनों फेफड़ों के बीच में। अब हमने देखे ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। और जो ये लंग ह्यूमन बॉडी के जिस पार्ट में स्थित है, ये जो लंग है ह्यूमन बॉडी के जिस पार्ट में स्थित है उस कैविटी को हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, हिंदी में वक्ष गुहा। और जो हार्ट होता है वो स्थित होता है इस जगह पर। तो हमें हार्ट की जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया। और अब हम देखेंगे कि हार्ट की सिचुएशन कहाँ है। हार्ट है दोनों फेफड़ों के बीच में, थोड़ा सा थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होता है। और जो ये हार्ट है उसको जगह देने के लिए जो ये लेफ्ट लंग है वो उसके अंदर थोड़ी सी एक खांच बना लेता है, थोड़ी सी इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है। उस खांच में ये हार्ट स्थित होता है। तो ये जो खांच इसने बनाई हार्ट को जगह देने के लिए, इसलिए जो ये लेफ्ट लंग है वो साइज में राइट लंग की तुलना में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक, तो हमने हार्ट की सिचुएशन देखी कि हार्ट कहां पर स्थित होता है। हार्ट वक्ष गुहा में, चेस्ट कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा दाईं ओर, थोड़ा सा सॉरी बाईं ओर झुका हुआ होता है। ये हमने देखी हार्ट की जो सिचुएशन है ह्यूमन बॉडी में वो। अब हम हार्ट को आगे और अध्ययन करते हैं। जब हम हार्ट को देखते हैं तो हार्ट कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है।
हार्ट एक ऑर्गन है। ऑर्गन इस तरीके का होगा जो कि एक उल्टे नाशपाती के आकार में आपको दिखाई दे सकता है। तो उसको जब हम इस तरह से काटेंगे, उसको जब हम इस तरीके से काटेंगे तो अंदर की जो संरचना का हमें अध्ययन करना है वो हमें कुछ इस तरीके से की दिखाई देगी, जिसका हमको अध्ययन करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो हार्ट की काटने के बाद, हार्ट का इस तरह से काटने के बाद जो हमें दिखाई देती है, तो उसमें हमें 4 कक्ष दिखाई देते हैं। ये जो 4 चेम्बर हमें दिखाई देते हैं, 4 कमरेनुमा संरचनाएं हमें दिखाई देती है। इनमें से जो ऊपर वाले ये कमरे हैं, ऊपर वाले जो कक्ष हैं, उनको कहते हैं एट्रियम। हिंदी में आलिंद। और नीचे वाली जो कमरे हैं ये दोनों, इनको कहते हैं वेंट्रिकल। निलय। ठीक। ये जो कमरेनुमा संरचनाएं हमें दिखाई दी, जो 4 कक्ष हमें हार्ट के दिखाई दिए, उनमें से जो ऊपर वाले कक्ष हैं उनको कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाले कक्ष हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक। अब इसमें भी हमको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है। तो इधर वाला जो कक्ष होगा वो होगा लेफ्ट, और इधर वाला जो कक्ष होगा वो होगा राइट। तो ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर वाले जो कक्ष हैं इनके नाम क्या होंगे? ये है राइट एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक, हमने इन कक्ष के नाम दे दिए। अब आपको ये जो एक कक्ष से दूसरे कक्ष के बीच की जो ये दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवारें आपको दिखाई दे रही है, इन दीवारों का भी हमको करना है नामकरण। तो ये जो दीवार है इसको आप देखिए, ये दीवार 2 एट्रियम के बीच में है। 2 जो ये एट्रियम है उनके बीच में ये दीवार है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इस दीवार का नाम है इंटर एट्रियम। और जो ये दीवार है उसको हम बोलेंगे सेप्टम। मतलब ये डिवाइड कर रही है इन दोनों कक्ष को, इन दोनों कक्ष के बीच में है इंटर एट्रियम सेप्टम। हिंदी में अंतर आलिंद पट। और ये जो नीचे वाली दीवार है, नीचे वाला जो पट है वो है 2 वेंट्रिकल के बीच में, 2 निलय के बीच में, इसलिए इस वाली का नाम क्या होगा? इस वाली का नाम होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अंतर निलय पट। ठीक, इन 2 के हमने नाम दे दिए, लेकिन आपको ये एक और दिख रही होगी जो ये है, तो इसका भी हमें करना होगा नामकरण। अब ये किसके बीच में है? ये है एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में। अब ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आलिंद निलय पट। ठीक,
हमने हार्ट की संरचना देखना चालू किया, हमने स्टार्ट किया तो हमको क्या दिखे, इसमें 4 कक्ष दिखे। 4 कक्ष के हमने नाम दिए, क्योंकि मानव का जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसमें 4 कक्ष होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्कक्षीय, क्योंकि इसमें 4 कक्ष है। ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्कक्षीय। टेट्रालोब, ठीक। तो हमने ये इसकी स्ट्रक्चर यहां तक देखी। अब आगे भी हम इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो हम एक और बार दोबारा हार्ट बनाते हैं। ठीक, तो हमने बनाया ये हार्ट अगेन। अब हमने ये जो 4 कक्ष बनाए, इन कक्ष के गेट भी तो होने चाहिए कि यहाँ से कुछ चीज अंदर आएगी और यहाँ से कुछ चीज बाहर जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी गेट होने चाहिए और इसमें भी गेट होने चाहिए, इसमें भी गेट होने चाहिए। तो हमें बनाने हैं इनके गेट, ठीक। तो हमने इसमें ये बनाया एंट्री गेट, ये हमने इसमें बनाया एग्जिट गेट, जो कि इसका है, इस पर्टिकुलर जो बाया हमारा आलिंद है उसके एंट्री गेट और एग्जिट गेट। इसी प्रकार ये जो निलय है, निलय का एंट्री गेट हमने ये बना दिया। अब इसका एग्जिट गेट होगा ये, यहां से कोई नलिका निकलेगी और उसके थ्रू जो भी इसमें चीज आएगी, जो भी इसमें ब्लड आएगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हमें एंट्री गेट बनाने हैं और एग्जिट गेट बनाने हैं, और इसके भी ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है, ये इसका एग्जिट गेट और ये इसका एग्जिट गेट। ठीक, ये हमने बनाया इनके एंट्री गेट और एग्जिट गेट। अब हार्ट के साइड में हमने क्या देखा था? हार्ट के साइड में था लंग, ये हमने इधर बना दिया लंग, ठीक। अब हमें हार्ट में ब्लड को लाना है, तो सबसे पहले हमें उसके उसकी दिशा हमें देखनी होगी कि कहाँ से तो ब्लड आता है और कहाँ से जाता है। तो उसकी दिशा देखने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे। तो ये जो लंग्स है, लंग्स में क्या आती है? लंग्स में आती है O2, ठीक। लंग्स में आती है O2। तो ये जो O2 है वो लंग्स में आई, और इस O2 को हमें ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में भेजना है। तो उसको भेजने के लिए हम क्या करेंगे? उसको भेजने के लिए इसका कनेक्शन होना चाहिए लंग्स से। तो ये जो मैं नलिका बना रही हूं, ये होती है लंग्स से, ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है लंग्स में आके। इसी प्रकार ये वाली जो नलिका है, ये भी होती है लंग्स से रिलेटेड, और ये हो जाती है इसमें आगे फर्दर डिवाइड, ठीक। अब लंग्स में आई O2 जो कि हमने ली बाह्य वातावरण से, श्वास के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा हमने ये ली। और जो यहाँ पर अब रक्त को हमको देनी है ऑक्सीजन, तो यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है इस रास्ते से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये जो नलिका है वो ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाती है
यहाँ पर ये जो ब्लड लेकर जा रही है इसमें है ऑक्सीजन की अधिकता। ठीक, यहां से रक्त को लेकर जाएगी और ये आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें है ऑक्सीजन की अधिकता, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब यहां तक ये आया, यहां से इसको जाना है बॉडी में, तो बॉडी में ये कैसे जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। ये आगे जाके डिवाइड, ये आगे जाता है और ये जो नलिका है, ये नलिका आगे जाके जुड़ती है बॉडी ऑर्गन्स में। फर्दर ये डिवाइड होती रहती है और ये जाती है बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक, और यहां से जो नलिका आएगी इस प्रकार होगी। तो हमने देखा जो ऑक्सीजनित रक्त है वो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन को लेकर जो रक्त जा रहा है उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीजनित रक्त, और वो रक्त इस नलिका के थ्रू यहाँ पर आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्योंकि हमको ऑक्सीजन को देना है बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को देना है तो हमें इसको बॉडी के ऑर्गन्स में भेजना होगा। तो ये जो ये नलिका है इस नलिका के थ्रू फर्दर ये आगे जाता है बॉडी के ऑर्गन्स में। यहां पर इसने दी ऑक्सीजन, ये बॉडी ऑर्गन्स ने इस जो ब्लड है उससे ले ली ऑक्सीजन। अब जो आगे बॉडी ऑर्गन्स से रक्त आगे आएगा उसमें हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस ब्लड को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त आएगा बॉडी ऑर्गन्स से बाहर, तो ऑक्सीजन की कमी वाला आएगा क्योंकि वो आया था ऑक्सीजन लेकर, अब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा, हार्ट के पास। अब ये हार्ट के पास जाएगा तो ये जाएगा इस रास्ते के थ्रू, इस नलिका के थ्रू राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में गया, अब इसको जाना है दोबारा लंग्स के पास क्योंकि इसमें हो गई है ऑक्सीजन की कमी, इस वाले ब्लड में है ऑक्सीजन की कमी, तो इसको जाना है दोबारा फेफड़ों के पास ताकि इसको ऑक्सीजन दोबारा मिल सके। तो इसको दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए ये जाता है इस नलिका के थ्रू, इस नलिका के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ये लेता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लेकर ये दोबारा ऑक्सीजन रिच हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ये दोबारा आता है हार्ट में। ठीक, तो हमने ये देखा जो रक्त का जो दिशा है, रक्त कहां से कहां पर जाता है वो हमने इस वाले डायग्राम में देखा कि लंग्स में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, वहां से जो रक्त है ऑक्सीजन को लेकर ये जो नलिका है रक्त वाहिनी उसके थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस वाले रास्ते से बॉडी ऑर्गन में, यहां से जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर यहां से दोबारा जो हमने एग्जिट गेट बनाया था उस एग्जिट गेट के थ्रू ये जाता है लंग्स में। तो इस प्रकार ये जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है। अब हमने यहाँ पर दो टर्म्स देखे, हमने जो ब्लड देखा
ब्लड के हमने दो रूप यहाँ पे देख लिए। एक में थी ऑक्सीजन की अधिकता, एक में थी ऑक्सीजन की कमी। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी उस वाले ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमको क्या करना है, हमको जो ये नलिका, हमने जिस नलिका के थ्रू हम ब्लड को ला रहे थे, जिस नलिका के थ्रू हम इस ब्लड को दोबारा इसमें ला रहे थे और जिसके थ्रू हम लंग्स में भेज रहे थे, उन नलिकाओं के भी हमको नाम पता होने चाहिए। तो उन नलिकाओं के नाम पता करने के लिए हम आगे इनके थ्रू देखेंगे। तो जनरली क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन वाले रक्त को प्रवाहित करने वाली जो ब्लड वेसल होती है, उसको जनरली, सामान्यतया, मैं वर्ड लिख रही हूं जनरली, सामान्यतया ऐसा होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जो प्रवाहित करने वाली ब्लड वेसल है उसका नाम होता है आर्टरी, हिंदी में धमनी। और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो प्रवाहित करने वाली ब्लड वेसल है उसका नाम हमने दिया धमनी। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको प्रवाहित करने वाली जो ब्लड वेसल है उसका हम नाम जनरली देते हैं वेन। हिंदी में शिरा। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि जो रक्त है, रक्त में अगर ऑक्सीजन की अधिकता है तो उसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जनरली ये होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रवाहित होता है आर्टरी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो प्रवाहित होता है वेन में। अब हम देते हैं ये जो ब्लड वेसल्स है इनके नाम। ब्लड वेसल्स के नाम हम देते हैं। ये जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जा रहा है। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसको हम कहते हैं आर्टरी। तो इसको, ये क्या है, ये है आर्टरी। और क्योंकि ये लंग्स से जा रही है, आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज जो लंग्स से संबंधित है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी। एक वर्ड आपको याद रखना है, पल्मोनरी। कोई भी चीज जो लंग्स से या फेफड़ों से संबंधित है उसके लिए एक वर्ड यूज लिया जाता है, पल्मोनरी। तो ये जो ब्लड वेसल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, इसलिए तो इसका नाम है आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है और ये है लंग्स से रिलेटेड, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसिया। आर्टरी मतलब धमनी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, अगर किसी भी साइंस के स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो थोड़ी देर में दूर हो जाएगा।
अगर इस टर्म को रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर में दूर हो जाएगा। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी है इसमें जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें है ऑक्सीजन की कमी। जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें होती है ऑक्सीजन की कमी, उसको कहते हैं वेन। तो इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे पल्मोनरी पल्मोनरी, क्योंकि ये है ऑक्सीजनेटेड तो इसका है वेन, हिंदी में फुफ्फुसीय शिरा। ठीक, इन दोनों वेन्स के हमने दे दिए नाम। अब हमारे पास और इन दोनों ब्लड वेसल्स के हमने नाम दे दिए। अब हमारे पास एक और ब्लड वेसल है जो आपको ये दिख रही होगी। ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जा रही है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जा रही है। इसका ये काम है बहुत ज्यादा बड़ा, और ये लेके जा रही है ऑक्सीजनित को लेकर जा रही है, तो ये होगी आर्टरी। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रही है इसीलिए इसको हम कहेंगे एओर्टा, हिंदी में इसे कहेंगे महाधमनी। धमनी क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, और ये लेकर जा रही है कहाँ, बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में। इसका ये काम है बहुत ज्यादा बड़ा, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया महाधमनी। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास बची केवल ये वाली दो जो ब्लड वेसल्स है, ये जिनमें जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें है ऑक्सीजन की कमी। अब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या कहते हैं, वेन। क्योंकि ये जो दो ब्लड वेसल्स हैं ये भी बॉडी के सारे ऑर्गन्स से लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। इसका भी ये काम बहुत बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, वेना केवा। हिंदी में महाशिरा। ठीक, इन दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं इनका नाम होगा महाशिरा। शिरा क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। क्योंकि ये दो है, ये जो एक है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है, और जो ये एक और है इसके नीचे जस्ट, वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है। इसलिए इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा और इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। तो इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, और इस वाली का नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। ठीक, ये है अग्र महाशिरा और ये है पश्च महाशिरा। तो हमने दे दिए इन ब्लड वेसल्स के नाम। अब इन सारी ब्लड वेसल्स के नाम देने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पर लिखा था सामान्यतया ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी में होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में होता है। लेकिन ये दोनों जो वेन्स हैं इनको इनके ये वाले नाम पसंद नहीं आते हैं। ये दोनों जो वेन्स है इनको ये वाले नाम पसंद नहीं आते हैं। तो ये कहती है कि मेरा नाम, ये जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कि मैं आर्टरी नहीं हूं, मैं धमनी नहीं हूं, मैं हूं वेन, मैं हूं शिरा। और ये ऊपर वाली जो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, ये कहती है मैं तो वेन नहीं हूं, मैं हूं आर्टरी, मेरा नाम आर्टरी है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है।
ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो दो ब्लड वेसल्स है इनके नाम होना तो ये चाहिए था कि इसका नाम होना चाहिए था वेन और इसका नाम होना चाहिए था आर्टरी। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि इसको इसका ये वाला नाम पसंद नहीं आता है, तो ये रखती है अपना नाम पल्मोनरी आर्टरी और ये वाली जो रखती है पल्मोनरी वेन। ठीक, अब हमने इन वेन्स के नाम देख लिए, अब हमें क्या देखने हैं, हमें ये जो हमने गेट बनाए थे एंट्री और एग्जिट गेट, एंट्री वाले तो ये ब्लड वेसल्स है तो उसमें तो हमें नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो एग्जिट गेट, ये यहाँ पर जो एक गेट बनाया है, यहाँ पर जो एक गेट बनाया है, इस वाली ब्लड वेसल्स के सामने ये जो गेट बनाया है और ये, इनके हमें देने होंगे नाम। तो इनके नाम देने के लिए हम देखते हैं आगे, ये जो गेट हमने बनाए हैं इसका एक फीचर है कि ये एक ही दिशा में खुलते हैं, ये ओनली वन डायरेक्शन में खुलेंगे, ये अदर दोनों डायरेक्शन में नहीं खुलते हैं। जैसे कि ये वाला गेट है ये इसी डायरेक्शन में खुलेगा और ये जो वाला गेट है ये इसी डायरेक्शन में खुलेगा, ये वाला इधर की साइड ही खुलेगा और ये वाला ऊपर की साइड ही खुलेगा। ठीक, तो ये वाला जो गेट है इसका नाम है माइट्रियल वॉल्व। गेट को हमने क्या नाम दिया, वॉल्व, और इसका नाम है माइट्रियल। इसका एक और नाम है, इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। इसका एक और नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। और ये जो दो वॉल्व हमने इस जगह बनाए हैं, दो गेट हमने इस जगह बनाए हैं, इनके नाम क्या है, इन दोनों के नाम है, इन दोनों के नाम है सेमी लूनर वॉल्व। अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक, एक गेट का नाम दे दिया और ये दो गेट के सेम नाम है, इनके नाम है सेमी लूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। अब ये जो गेट है जिससे ब्लड ऊपर से नीचे की दिशा में परिवहित हो रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की साइड परिवहित हो रहा है, इस वाले गेट का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, हमने दे दिए इन गेट्स के नाम। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो रक्त इसमें प्रवाहित होता है उसकी दिशा को हमने देखा कि कहां से कहां पर जाता है। रक्त की दिशा देखने के बाद सेकंड काम हमने क्या किया, सेकंड काम हमने किया जो ये ब्लड वेसल्स है इनके नाम हमने दिए। और थर्ड काम हमने क्या किया, थर्ड काम हमने किया ये जो गेट्स है इनके नाम हमने दिए। इसके अलावा में इसके अलावा जो हमने ये हार्ट पढ़ा है इसके चारों ओर एक पाया जाता है आवरण। इस हार्ट के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण का नाम भी हमें देख लेते हैं, इसका आवरण का नाम है पेरिकार्डियम। ठीक, इस आवरण का नाम क्या है, इस आवरण का नाम है पेरिकार्डियम। अब आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार आप देखिए। हमने सबसे पहले देखा
लंग, लंग्स से ब्लड कहां पर जा रहा था? लंग्स से ब्लड कहां पर जा रहा था? लंग्स से ब्लड जा रहा था, आप डायग्राम याद कीजिए, लंग्स से ब्लड जा रहा था लेफ्ट एट्रियम में, तो हम लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से आगे कहां गया? लेफ्ट एट्रियम से आगे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे कहां पर गया? देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे कहां गया? बॉडी ऑर्गन्स में, तो हम लिखेंगे बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी, बॉडी ऑर्गन्स से फिर कहां पर गया? देखिए, बॉडी ऑर्गन्स से आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से कहां पर? राइट वेंट्रिकल में, तो बॉडी ऑर्गन्स से कहां पर आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से कहां पर गया? देखिए आप, राइट वेंट्रिकल से कहां पर गया? राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, तो राइट वेंट्रिकल से कहां पर गया? लंग्स में। इसमें आप देखिए, ये जो पार्ट है ये है हार्ट का पार्ट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ये भी है हार्ट का पार्ट। और हम किसकी दिशा दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं ब्लड की दिशा। जो रक्त है वो लंग्स से निकलकर पहले हृदय में गया, फिर दोबारा बॉडी ऑर्गन्स में गया, एक बार हार्ट में गया, फिर बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाकर दोबारा ये हार्ट में आता है। ठीक, तो हार्ट में ये आता है 2 बार। हार्ट में ये कितनी बार आया? हार्ट में ये आता है 2 बार, हार्ट में आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। ठीक, जो ये लंग्स से निकलकर ब्लड हार्ट में कितनी बार जाता है? हार्ट में जाता है ये एक बार, तो यहाँ पर गया, फिर बॉडी ऑर्गन्स में गया, बॉडी ऑर्गन्स से ये दोबारा हार्ट में जाता है, तो ये जो 2 बार हार्ट में गया, इस वाली जो प्रक्रिया है इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट में पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, ये जो डबल सर्कुलेशन है ये ह्यूमन हार्ट में पाया जाता है, ये हमने देखा, लेकिन किसी किसी हार्ट में पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन। किसी किसी हार्ट में, वो किसका हार्ट होता है? जिसमें एक बार ही हार्ट में जाता है ब्लड, दोबारा नहीं जाता है, उसमें एक बार ही जाता है, वो पाया जाता है मछली में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एकल परिसंचरण। सिंगल सर्कुलेशन। ठीक, इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब आगे देखिए आप, हमने ये पढ़ा था कि जो ये ह्यूमन हार्ट है इसको हम जब काटते हैं तो इसमें हमें दिखाई देते हैं 4 कक्ष। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? 4 कक्ष। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? चतुर्कक्षीय। लेकिन सभी जीवों में क्या ऐसा होता है कि सभी में 4 कक्ष ही होते हैं हार्ट के? इस सभी जीवों में ऐसा नहीं होता है। तो किन जीवों में नहीं होता है उनको देखते हैं। कुछ जीवों में पाया जाता है ह्यूमन हार्ट। हमने क्या पढ़ा था? चतुर्कक्षीय होता है। टेट्रालोब होता है। कुछ जीवों में ये ऐसा होता है जिसमें 2 ही लोब होते हैं और कुछ जीवों में 3 ही कक्ष पाए जाते हैं। तो किन जीवों में 2 कक्ष पाए जाते हैं और किन जीवों में 3 कक्ष पाए जाते हैं, इसको भी हमें आगे देखना है। तो ये जो 2 कक्ष हैं ये किसमें पाए जाते हैं? इसका एग्जाम्पल है फिश। फिश इसका एग्जाम्पल है। और किन में 3 कक्षीय पाए जाते हैं? उसका एग्जाम्पल है एम्फीबिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया। ये 2 जो वर्ड है उनको समझने के लिए आप देखिए, एम्फी मतलब जल और थल दोनों में। जो जीव जल और थल दोनों में पाए जाते हैं उनमें 3 कक्ष का हार्ट होता है। और जो रेप्टिलिया होते हैं उनमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टिलिया का क्या होता है हिंदी में मीन? रेप्टिलिया होते हैं सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग कर जो जीव चलते हैं उनको हम कहते हैं सरीसृप। तो हमने ये देखा जो ह्यूमन का हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है वो होता है चतुर्कक्षीय। फिश का जो हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष नहीं, उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। और जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया का हार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं 3 कक्ष। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ क्विक। वेट फॉर अ मिनट। देखिए हमने क्या चालू किया? हमने चालू किया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को समझने के लिए हमने देखा कि जो रक्त होता है वो उसमें आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी करती है O2 का परिवहन। परिसंचरण मतलब परिवहित। रक्त को जो परिवहित करने वाला जो सिस्टम है, तंत्र है, उसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ये O2 का परिवहन क्यों करती है? क्योंकि हम लेते हैं फूड, फूड में हम लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये करता है O2 से क्रिया और बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा काम आती है बॉडी के सारे फंक्शंस करने में। इसके बाद हमने सिस्टम को समझा। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है, हम एक ह्यूमन बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें छोटी छोटी इकाइयां नजर आती है, उसको हम कहते हैं सेल। जब सेल्स आपस में जुड़ती है तो उससे बनता है टिश्यू, टिश्यू से आगे बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन्स से बनता है सिस्टम। इसके बाद हमने क्या देखा? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमें स्टडी करनी है 3 पार्ट्स की, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट में हमें क्या क्या करना है? हार्ट में हमें इसकी स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसकी डिजीज देखनी है कि इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ब्लड को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स पाइप नुमा संरचना से हमने समझा था इसको, जो वाटर सप्लाई करती है। उसी प्रकार ह्यूमन हार्ट में रक्त को सप्लाई करने का काम कौन करती है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ह्यूमन हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण, जो कि पाया जाता है मानव और मेंढक में।
क्योंकि इसमें ब्लड रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है, किसी में ब्लड रक्तवाहिनियों में प्रवाहित नहीं होता है, उनमें रक्त प्रवाहित होता है साइनसेस में या बॉडी कैविटीज में, और उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी में डूबे हुए रहते हैं, इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेशन, और इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। उसके बाद हमने हार्ट की सिचुएशन देखी कि ये कहाँ पर स्थित होता है। हार्ट स्थित होता है वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ। ठीक, फिर हमने देखा हार्ट की, जब हमने उसको काट कर देखा तो हमें उसमें 4 लोब दिखाई दिए। ऊपर वाले लोब्स का नाम था एट्रियम और नीचे वाले लोब्स का नाम था वेंट्रिकल, और इनके बीच में जो दीवार है, एट्रियम के बीच में दीवार है उसका नाम है इंटर एट्रियम सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच जो दीवार है उसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और हृदय में 4 कक्ष होते हैं इसलिए इसे कहते हैं चतुर्कक्षीय, ह्यूमन हार्ट चतुर्कक्षीय होता है। उसके बाद हमने ब्लड सर्कुलेशन की दिशा देखी कि कहां से कहां पर जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से माइट्रियल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये सेमी लूनर वॉल्व है उसके थ्रू इस वाली में जाता है जिसका नाम है एओर्टा, एओर्टा से जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अगेन जाता है लंग्स में। ये हमने इसके सर्कुलेशन देखा था, और हमने देखा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जनरली प्रवाहित होता है, जिसको ब्लड वेसल्स को नाम दिया जाता है आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली जिस ब्लड वेसल में प्रवाहित होता है उसका नाम है वेन। फिर हमने देखा लंग्स से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी ऑर्गन्स में राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। एक साइकिल में 2 बार हार्ट से गुजरता है इसलिए इसका नाम दिया दोहरा परिसंचरण, लेकिन सभी में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। जिनमें एक बार जाता है उसका एग्जाम्पल है मछली, और इसे कहते हैं एकल परिसंचरण। हार्ट सभी में चतुर्कक्षीय नहीं होता है, फिश में द्विकक्षीय हार्ट पाया जाता है, और जो एम्फीबिया रेप्टिलिया होते हैं उनमें पाया जाता है त्रिकक्षीय। ठीक, तो आज मैंने जितना पढ़ाया उसको आप रिवीजन करके आए और इसको नोटबुक में नोट भी करें आप। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का आगे डिस्कशन करेंगे, इसी का आगे, जैसे कि हमें हार्ट रेट पढ़ना है, हार्ट साइकिल पढ़ना है, इसकी डिजीज कौन कौन सी होती है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, इन सब का हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।